हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है और समाजीकरण किस किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो समाजीकरण वो है जो जब विद्यार्थी बड़ा होकर समाज के अनुसार जो है आचरण करता है, समाज के रीति रिवाज, उसके आदर्श और उसकी परंपराओं का निर्वाह करता है, तो वही विद्यार्थी का समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण का अर्थ है कि बालक समाज की संस्कृति को देखता है, उसकी अनुभूति करता है तथा उसका अनुसरण करके उसके अनुसार व्यवहार करता है। यही समाजीकरण है। तो जो बालक है वो परिवार में रहता है, वो पड़ोस को देखता है, वो समाज की संस्कृति को देखता है। संस्कृति से तात्पर्य है कि समाज में होने वाले जो भी संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको बालक देखता है, उनकी अनुभूति करता है और उनका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से जो है बालक उसका अनुसरण करता है और वैसा व्यवहार करता है, तो यही समाजीकरण कहलाता है। तो समाज की संस्कृति के अनुसार जब आचरण करता है बालक, तो वो ही उसका समाजीकरण है। तो समाजीकरण करने में अनेक जो अभिकरण हैं वो कार्य करते हैं। तो जो शिक्षा है वो एक महत्वपूर्ण कार्य करती है कि वो जो संस्कृति है उसका संरक्षण करती है, उसका परिमार्जन करती है और उसका हस्तांतरण करती है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो संस्कृति के संबंध में कार्य करती है। तो समाजीकरण जो है विद्यार्थी का समाजीकरण करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो समाजीकरण के जो अभिकरण हैं वो हैं, कुछ प्राथमिक स्रोत हैं और कुछ द्वितीयक स्रोत हैं। तो प्राथमिक स्रोतों में सबसे पहले है परिवार। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसकी जो पहली पाठशाला है वो परिवार होती है और वो परिवार से ही सारे संस्कार सीखता है। तो सबसे पहला जो विद्यालय है वो परिवार है बालक के लिए, और जो माँ है वो उसकी प्रथम शिक्षिका है, जो सबसे पहले उससे जो है संस्कार विद्यार्थी सीखता है। तो समाज बालक का समाजीकरण जो है वो होता है परिवार के द्वारा। तो परिवार में जैसा भी बालक देखता है वैसा ही वो अनुकरण करता है। तो वैसे ही रीति रिवाज, वैसी ही भाषा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक छोटा बालक है, यदि वो एक जिस परिवार में बड़ा होता है तो वो उसी भाषा को सीख जाता है। तो उसके भाषा को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है। तो जो परिवार है वो समाजीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद दूसरा जो प्राथमिक स्रोत है वो है पड़ोस। तो जब विद्यार्थी छोटा होता है सबसे पहले वो परिवार में रहता है, और परिवार के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो पड़ोस में जाता है। तो पड़ोस में खेलने जाता है बच्चा, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, अपने पड़ोस के घर में खेलता है। तो जो समाजीकरण करने में, समाज की जो संस्कृति है उसको जानने में जो है पड़ोस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि पड़ोस में बच्चा खेलने जाता है और वहाँ देखता है कि किस प्रकार से किस किस प्रकार के जो रीति रिवाज हैं वो हो रहे हैं। यदि पड़ोस में कोई शादी है, कोई विवाह है, तो वहाँ बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से जो है विवाह संस्कार हो रहे हैं। तो ये सारा देख के वो जो है समाज के रीति रिवाजों को समझते हैं और जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है मित्र मंडली। जब बच्चा परिवार में होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, वो पड़ोस में जाता है, और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है, वो पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाने लगता है, तो जो है वो उसकी एक मित्र मंडली बन जाती है और वो अपने बराबर की उम्र के बराबर के बच्चों के साथ खेलना चाहता है। तो वो मित्र मंडली जो है
उसमें बालक है वो बहुत प्रसन्न होकर खेलते हैं, और जो मित्र मंडली है उससे वो सीखते हैं कि वो जैसा आचरण कर रहे होते हैं वैसा ही आचरण जो है बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चों को अच्छी संगत लेनी चाहिए। तो बच्चों से कहा जाता है कि आप अच्छे बच्चों के साथ खेलो, ताकि जो दूसरे जो उसके मित्र हैं वो जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से बोलेंगे, वैसी ही बातें जो है वो बच्चा सीखेगा। तो मित्र मंडली जो है समाजीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो भी बालक हैं वो अपने साथ के बच्चों से सीखते हैं और उसके अनुसार ही अपना आचरण करते हैं। समाजीकरण करने में मित्र मंडली एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है धार्मिक व सामाजिक पर्व। अब उसके बाद जो विद्यार्थी जो है वो अपने घर में रहता है, पड़ोस में जाता है, मित्रों के साथ खेलता है। उसके बाद जब कोई धार्मिक उत्सव होते हैं या सामाजिक उत्सव होते हैं उनमें वो सम्मिलित होता है। तो कोई भी धार्मिक उत्सव है, मान लो होली का त्यौहार है और होली का दहन हो रहा है, वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से जो होली का दहन हो रहा है, होली किस प्रकार से जलाई जाती है, किस प्रकार से रंगोली सजाई जाती हैं, किस प्रकार से जो है उसकी सजावट की जाती है। बच्चे मिलके उसका एक उत्सव मनाते हैं और उसको मनाते हैं। तो उसके बारे में जानने की बच्चों में जिज्ञासा होती है और वो जानते उसको अपने घर के लोगों से, माता से और परिवार के लोगों से जानना चाहते हैं कि जो है होली क्यों मनाई जाती है। तो वो जानते हैं कि प्रहलाद कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं धार्मिक जो पर्व हैं उनसे जुड़ी हुई बातें जो है बालक सीखता है। तो वो उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है कि होली क्यों मनाई जाती है, फिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो दिवाली से संबंधित भी जो कहानी है उसको सुनता है, समझता है और फिर वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उसको समाज के रीति रिवाजों और त्योहारों के बारे में जानकारी होती है। ऐसे ही सामाजिक पर्व हैं, तो सामाजिक रूप से जो पर्व मनाए जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी जो है बालकों को मिलती है और वो उनके बारे में जानते हैं, जो आगे चल के वो सामाजिक पर्वों में भाग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिश्तेदार। तो प्राथमिक स्रोतों में जो लास्ट पॉइंट है वो है रिश्तेदार। तो रिश्तेदार हैं वो शादी समारोह होते हैं तो रिश्तेदार जो है वो आते हैं, बातचीत करते हैं। तो कौन से रीति रिवाज हैं, किस प्रकार के रीति रिवाज जो है वो करने हैं, तो इन सब की जो बातें हैं वो रिश्तेदारों से जो है विद्यार्थी सीखता है। तो उसके बाद जो रिश्तेदार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि किस प्रकार से जो है रिश्तेदार जो है बालकों को बालक जो है उनसे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो दूसरे स्रोत हैं वो हैं द्वितीयक स्रोत। तो द्वितीयक स्रोत जो है वो है, प्राथमिक स्रोत जो है वो है जो अभी अपन ने पढ़े, उसके बाद है द्वितीयक स्रोत। तो द्वितीयक स्रोत में है सबसे पहले धार्मिक संस्थाएं। तो धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो जो है द्वितीयक स्रोत में सबसे पहले स्थान पे हैं। तो ये संस्थाएं जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं ये द्वितीयक स्रोत हैं, जो कुछ बाद में जो है बालक के समीप आती हैं। तो धार्मिक जो संस्थाएं हैं अनेक, तो धार्मिक संस्थाएं जो हैं उनमें बालक है अपने पेरेंट्स के साथ जो है सम्मिलित होता है और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको उनसे जुड़ता है और वो देखता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है तो उसके कई सारे जो कैंप लगते हैं, कई सारे जो है जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने है मतलब प्रवचन कराते हैं। तो उन ऐसे संस्थाओं के जो प्रवचन हैं या जो कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है विद्यार्थी जो अपने पेरेंट्स के साथ भाग लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं।
तो इस प्रकार से वो जानते हैं कि हमारे समाज में कौन कौन सी धार्मिक संस्थाएं और वो किस किस प्रकार से कार्य करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट द्वितीयक स्रोत है वो है शिक्षण संस्थाएं। तो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षण संस्थाएं। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, जो प्राइमरी शिक्षण संस्थाएं हैं, माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं, तो सभी प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों, तो सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो विद्यार्थियों में समाजीकरण करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो शिक्षण संस्थाएं बताती हैं। अब शिक्षण संस्थाओं में जो है सबसे पहले जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें विभिन्न जो है रीति रिवाजों के बारे में, विभिन्न परंपराओं के बारे में बताया जाता है। इतिहास में बताया जाता है कि पहले हमारा समाज कैसा था, आज हमारा समाज कैसा है। तो शिक्षा के द्वारा ये बताया जाता है कि समाज के बारे में, समाज की संरचना के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से जो है शिक्षण संस्थाएं बालकों का समाजीकरण करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक संस्थाएं। तो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, विभिन्न दल हैं, जैसे आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, तो तेलुगु देशम, कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपने जो है घोषणा पत्र जारी करती हैं और लोगों को बताती हैं कि हम चुनाव में अगर जीते तो हम इन घोषणाओं का पालन करेंगे। तो उनके बारे में, उन दलों के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं विद्यार्थियों को प्राप्त होती हैं और वो जानते हैं कि हमारे समाज में जो राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनमें कितना भ्रष्टाचार है और कौन उम्मीदवार किस तरह का है। तो ये सारी जानकारियां जो है विद्यार्थी को प्राप्त होती हैं और हमारे समाज के राजनीतिक जो स्वरूप है उसका पता उनको चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक संस्थाएं। तो संस्कृति से जुड़ी हुई जो है कई सारी ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जैसे स्पीक मैके है। तो कई सारी ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती हैं, लोक रंग के कार्यक्रम, नृत्य के कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम। तो ये जो सारी संस्थाएं हैं ये सांस्कृतिक संस्थाएं और ये विभिन्न समय समय पर लोक नृत्य और लोक गायन की जो है प्रतियोगिताएं कराती हैं। तो विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ और कभी विद्यालय के ग्रुप के साथ जो है, विद्यालय समूह के साथ जो है, वहाँ ऐसी सांस्कृतिक संस्थाओं में विद्यार्थी जाते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे विद्यार्थी अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसके अनुसार आचरण करता है और इस प्रकार से उसका समाजीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके इसी प्रकार की और भी अन्य कई संस्थाएं हैं जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। तो वो विभिन्न पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं। तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए उसके लिए कई सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ऐसी जो है मानवाधिकार से संबंधित संस्थाएं, तो ये जो सारी संस्थाएं हैं ये भी विद्यार्थी के समाजीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और बताती हैं कि हमारा जो समाज है उसमें किस प्रकार से प्रदूषण है और हम उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और जो समाज के लोग हैं उसको किस प्रकार से उसके प्रति जो है व्यवहार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समाजीकरण की विधियाँ। तो समाजीकरण जो है होता किस प्रकार से, हमने जाना कि कौन कौन से अभिकरण हैं जो समाजीकरण करते हैं। तो अब जो है समाजीकरण किस प्रकार से होता है, तो समाजीकरण जो है उसकी जो विधियां हैं वो सबसे पहला है अनुसरण विधि। अब सबसे पहले जो विद्यार्थी है जब वो परिवार में देखता है, वो पड़ोस में देखता है, वो किसी कार्यक्रम में जाके देखता है, तो वहाँ जाके वो देखता है, अपनी माता को देखता है, पिता को देखता है, परिवार को देखता है, तो सबको देखता है और फिर उनका अनुसरण, उनकी बातों का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से वो समाज के रीति रिवाज और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है उपदेशात्मक शिक्षण। तो
उपदेशात्मक शिक्षण से तात्पर्य है कि जब भी जो विद्यार्थी है उसको माता पिता के द्वारा या शिक्षक के द्वारा कुछ उपदेश दिए जाते हैं, उनको कुछ आज्ञाएं दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो विद्यार्थी को किस प्रकार का व्यवहार करना है इसके बारे में उसको जो आदेश और उपदेश दिए जाते हैं कि ये बात गलत है, झूठ बोलना गलत है, और ये बात गलत है, ये सही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको बालकों को बताई जाती हैं। तो ये जो है इससे जो है समाजीकरण होता है बच्चे का। बच्चा जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसकी जानकारी उसको समाज के विभिन्न जो अभिकरण हैं उनसे मिलती है। तो ये उपदेशात्मक शिक्षण। उसके पश्चात है तीसरा जो है तादात्म्य। तो तादात्म्य का मतलब है कि जब भी कोई किसी भी रीति रिवाज या किसी फंक्शन में ऐसे जो धार्मिक या पारिवारिक फंक्शन में जो है विद्यार्थी जाते हैं तो उससे वो एक तादाद में बिठा लेते हैं, उससे उसको उसमें जो है तल्लीनता से उसको जानते हैं, देखते हैं, और उस कार्यक्रम को देखने के बाद वो ये समझ लेते हैं कि ये जो है रीति रिवाज जो है हमारे समाज में होता है, तो फिर वो बड़े होकर उसका अनुसरण करते हैं। तो ये है समाजीकरण। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है औपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण का मतलब है, जैसा मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कक्षा में, कि शिक्षा जो है 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षण की। तो औपचारिक शिक्षण वो होता है जो कि कक्षाओं में विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो औपचारिक शिक्षण जो है विद्यालय या महाविद्यालय में एक कक्षा में बिठा के जो दिया जाता है शिक्षण, वो कहलाता है औपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण के द्वारा समाजीकरण होता है कि शिक्षा में कई सारे ऐसे जो है विषय वस्तु होती है जिसमें कि समाज के रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता है, संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है। तो उससे जो है विद्यार्थी समझते हैं कि हमारे समाज के रीति रिवाज क्या हैं, हमारे जो है आदर्श क्या हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो उसको सबको जान के जो है वो आगे उसका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक शिक्षण जो है एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके कारण विद्यार्थियों का समाजीकरण होता है। लास्ट विधि जो है वो है दंड एवं पुरस्कार। तो समाजीकरण करने में जब परिवार है वो एक महत्वपूर्ण अदा करता है रोल। तो उसमें जब कोई भी विद्यार्थी जो है गलत व्यवहार करता है तो उसमें माता पिता या परिवार के लोग उसको बताते हैं कि भाई ये जो तुम झूठ बोल रहे हो ये गलत है, ये गलत व्यवहार कर रहे हो। तो ये जो है दंड के द्वारा और पुरस्कार के द्वारा शिक्षक और पेरेंट्स के द्वारा जो है बच्चों का समाजीकरण किया जाता है। वो समाज के जो आदर्श हैं, समाज के जो मूल्य हैं उनको समझते हैं और फिर उसके द्वारा अनुसरण करते हैं। अगर वो गलत कर रहे होते हैं तो उनको दंड दिया जाता है माता पिता के द्वारा, उनको डांटा जाता है। उनको अगर कक्षा में वो गलत करते हैं तो उनको मतलब डांटा जाता है, उनको तिरस्कृत किया जाता है। और अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो उनको पुरस्कार देना, तो इस प्रकार से जो है समाज के विभिन्न जो है रीति रिवाजों को विद्यार्थी जानते हैं और उनका समाजीकरण इस प्रकार